नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दर्शकों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेन स्ट्रोक और पार्किंसन दोनों ही रोग जो हैं वो दिमाग और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, दोनों के कारण अलग हैं और दोनों के ट्रीटमेंट अलग हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन गंभीर बीमारियों के बारे में बहुत ही विस्तार से, और साथ ही जानेंगे कि इनके सिम्टम्स को अगर टाइम आने पर समझा जाए, पकड़ा जाए, तो ये बीमारियां भी उपचार लायक हैं। सो इसी विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर धीरज खुराना जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। सर, क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, सो इस कन्वर्सेशन के अलावा हम कोशिश करेंगे जो हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज़ हैं वो हम ले सकें व्हाट्सएप या वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज के थ्रू। सो दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये एक फ़ोन इन प्रोग्राम है और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224 पे कॉल करके, मैसेज करके, और लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके जो कि है 017226900037। आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल, इसको इजी करने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से निकल के लेमन लैंग्वेज पर आए तो ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली है क्या है, और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक ये क्या एक ही श्रेणी में आते हैं? ये बड़ा ही कॉमन आई थिंक मिथ है और लोग इसको दोनों को कंफ्यूज करते हैं जब स्ट्रोक की बात करते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक, इसको दूसरे कई नामों से जाना जाता है, ब्रेन आघात, लकवा जिसको कहते हैं। तो लकवा से इसकी क्लैरिटी आती है कि लकवा जिसमें कि एक साइड आपका वीक हो जाता है और उसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी होती है या विकलांगपना आ जाता है। तो आम तौर पे जो लकवा या ब्रेन स्ट्रोक है उसका मेन कारण सारे कारणों में से जो माना जाता है वो जो आपकी धमनियां हैं, जो आर्टरीज़ हैं ब्रेन की, उसमें एक खून का धब्बा या क्लॉट जाके फंस जाता है। तो वो जैसे ही वो फंसता है तो वो ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से एक साइड वीक हो जाती है, जिसके कारण अधरंग हो जाता है। तो अधरंग का सबसे मुख्य कारण ब्रेन स्ट्रोक है। और ब्रेन स्ट्रोक के जो कारण हैं वो आम तौर पे जो हार्ट अटैक के कारण है वही सेम कारण ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा, लाइफस्टाइल, अगर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, और जो कई पदार्थ हैं जो लोग जिसका सेवन करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब उसके कारण है, जैसे कि हार्ट अटैक के कारण है। जैसे ही हार्ट अटैक में भी एक ब्लड क्लॉट जाके हार्ट की धमनियों में उनकी ब्लड फ्लो को रोकता है, वैसे ही एक ब्लड क्लॉट ब्रेन की धमनियों में जाके ब्लड सप्लाई रोकता है, जो मुख्य कारण है। एक और किस्म का ब्रेन आघात या स्ट्रोक होता है जिसको हम हैमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। वो कम से कम वो लगभग 20% में होता है वर्ल्ड में देखा जाए, पर माना जाता है इंडिया में वो 20% से थोड़ा ज़्यादा है। कई जो हमारी स्टडीज़ हैं उससे देखा गया है कई एरियाज़ में 30 से 40% ब्रेन आघात जो है वो हैमरेज करके होता है। और ब्रेन हैमरेज जो है वो ये धमनी के फटने करके होता है, जो आपकी आर्टरी है वो बर्स्ट कर जाती है। और आम मुख्य कारण इसका ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से ये फट सकती है और ये ज़्यादा घातक होता है क्योंकि एकदम ब्लड का, ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है। अधरंग तो होता ही है, पर इसमें चांसेस डेथ के ज़्यादा होते हैं। सर, जब भी स्ट्रोक की बात होती है तो ये FAST, फास्ट, बहुत इसकी महत्वपूर्णता समझ में आती है। वो आप लेमन में समझाना चाहो कि व्हाट इज़ FAST, व्हाट डज इट डिपिक्ट? सो जैसा कि मैंने बात किया कि स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन कारण है विकलांगपना का, और ख़ासकर अगर हम अपने देश को देखें, इंडिया में ये मुख्य कारणों में से माना जाता है। डिसेबिलिटी का नंबर 1 कारण है और डेथ का माना जाता है तीसरे या चौथे नंबर पर आता है हमारी कंट्री में। सो ये ज़रूरी है कि इसको पहचाना जाए ताकि जल्द से जल्द इसका इलाज किया जाए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा जाए। तो इसको पहचानने के लिए कुछ ऐसे
एब्रीवेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि एक आम इंसान को आसानी हो उसको पहचानने में। तो फास्ट भी उसी करके बनाया गया है, जिसका अगर हम डिटेल उसका ब्रेकअप करते हैं, फास्ट का मतलब है, एफ का मतलब फेस, मुंह का टेढ़ापन होना, ए का मतलब आर्म्स, मतलब कि अगर बाजू भी कमज़ोर हो रही है, एस का मतलब स्पीच, अगर आपकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, तो टी का मतलब टाइम हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, इमीडिएटली ऐसे मरीज़ को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है। यह कोई देसी इलाज नहीं कराना, कोई दूसरे डॉक्टर के नहीं लेकर जाना, टाइम बगैर वेस्ट किए इमीडिएटली इस ऐसे मरीज़ को, अगर आपको ये 4 चीज़ें लक्षण दिख रहे हैं, तो नज़दीक के ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहां स्ट्रोक का इलाज किया जाता है। सर, जैसे आपने फास्ट का ब्रेकअप करके हमें समझाया कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स हो सकते हैं स्ट्रोक के, वैसे ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये समझा सकें। सर, इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। श्योर। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। पवन नाम है जी मेरा, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। पवन जी, रोहतक से। आप हमारे हेल्थ शो रेगुलरली फॉलो करते हैं? हाँ जी, रेगुलरली फॉलो करते हैं जी। सो आज का टॉपिक आप जानते हैं? हाँ जी, स्ट्रोक के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में है आज का टॉपिक। ठीक है पवन जी, आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, आप अपना सवाल प्लीज ब्रीफ रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम समय दे सकें। जी, आपका सवाल हम सुन सकते हैं पवन जी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यही है कि जैसे आजकल जो यूथ है उसके अंदर भी ब्रेन स्ट्रोक के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसला है, और ये देखा जाता है कि सारे स्ट्रोक्स में, पहले माना जाता था किसी ज़माने में कि ये एक ओल्ड एज की बीमारी है, पर नहीं, जैसे आपने बोला, बहुत सारे यंग लोगों में भी और ये स्ट्रोक देखा जा रहा है जो 45 से नीचे हैं, 45 की उम्र से नीचे होता है। इसका मुख्य कारण जो अब हमें समझ आ रहे हैं कि एक तो लाइफस्टाइल से बहुत जुड़ा हुआ है ये अधरंग का कारण ऐसी एज ग्रुप में। स्ट्रेसफुल लाइफ है, एक्सरसाइज बहुत कम है, बाकी कुछ पदार्थों का जो यूज़ करते हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स, खासकर कि यूथ में जो ड्रग्स का अब्यूज़ है वो भी एक मुख्य कारण है। तो इन सब कारणों के अलावा कई बार एक कुछ ऐसे तत्व होते हैं ब्लड में जिसके वजह से खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जो प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट कहते हैं, तो उसका वो भी एक कारण होता है। पर मुख्य कारण यही माने जाते हैं यंग हमारे जो पॉपुलेशन है, जो यंग लोग हैं, कि इनका जो लाइफस्टाइल है। और आप मेरा ख्याल ये भी कई बार देखा होगा, आपने सुना होगा कईयों का जिम्नेज़ियम में भी अगर जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो उसका एक्सरसाइज से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये समझ है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे कि आप आर्टिफिशियली अपना हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, और आपको जैसे एक्सरसाइज के लिए कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है। और काफ़ी हद तक हमने देखा है कई लोग एजेंट्स यूज़ करते हैं अपने एक्सरसाइज से पहले, वो एक मेजर कारण होता है। तो यही मुख्य कारण है हमारे यंग स्ट्रोक्स का। सो पवन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर डॉक्टर धीरज खुराना जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224, जिस पे कॉल और वीडियो मैसेज करके आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सर, फास्ट की बात हो रही थी, सिम्टम्स के, प्रोमिनेंट सिम्टम्स की बात हो रही थी। इन सिम्टम्स के अलावा कोई ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं? व्हेन इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर? ये बहुत ही अहम सवाल है, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई वुड से। सबसे अहम जो मिस कर जाते हैं लोग, एक जिसको हम TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ओके। यही सिम्टम कई लोगों में, इनफैक्ट आज मेरी OPD थी, हमारे पास 2 ऐसे मरीज़ मैंने देखे जिनको ऐसा सिम्टम जैसे कि आवाज़ अकेला बंद हो गया या एक साइड का वीकनेस आ गया, वो कुछ मिनट्स के लिए आता है, 5 मिनट 10 मिनट,
15 मिनट और फिर रिकवर कर जाता है। तब जब ऐसा कभी सिम्टम आए, उसको आम तौर पर लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ होगा, कहीं नस दब गई है या गैस है, जनरल वर्जन हर चीज़ हमारे देश में काफ़ी कॉमनली गैस को एट्रीब्यूट की जाती है। सो गैस तो ब्रेन तक पहुंचती नहीं है। तो उसको वो अवॉइड कर जाते हैं, किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, और वो एक वार्निंग सिम्टम है जो कि ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक भी कहा जाता है, मिनी स्ट्रोक कहा जाता है, जो कि एक कुदरत आपको एक वार्निंग दे रही है कि आपको कुछ आने वाला है। और अगर वो सिम्टम को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो एक मेजर स्ट्रोक आ सकता है, जिसमें कि परमानेंट डिसेबिलिटी, विकलांगपना आ सकता है। इसके अलावा जो फास्ट के अलावा सम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, बैलेंस, विजन, ये दो भी है। तो इसके लिए हमने बी फास्ट यूज़ करते हैं आजकल। बी का मतलब है बैलेंस, अगर आपका संतुलन बिगड़ता है, आपको इम्बैलेंस होता है, चक्कर आ रहे हैं। ई का मतलब है आइज़, मतलब कि विजन आपकी ख़राब हो रही है, डबल विजन हो रही है, और कई बार एक साइड की विजन भी जा सकती है, एमोरोसिस कहते हैं उसको। तो ये अगर हम ऐड कर देते हैं बी फास्ट, तो लगभग सारे ही मेजर सिम्टम्स कवर हो जाते हैं इस स्पेक्ट्रम में। तो ये ही कॉमन होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा वार्निंग मैं तो कहूँगा, जिन लोगों को इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जी, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और आम तौर पे देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों चीज़ों का बहुत ही पुअर कंट्रोल है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में। So they are more prone to Of course, that is a major risk factor. Plus heart disease. Okay. जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ पहले से है, वो एक और रिस्क फैक्टर स्ट्रोक का भी है। तो ये चारों चीज़ें अगर आपको इकट्ठी हैं, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है स्ट्रोक होने का। एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल, अपना एटलीस्ट ये सारे रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। शुगर पे ख्याल रखना चाहिए, ग्लूकोज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक भी हैं, वो इग्नोर करते हैं, वो वार्निंग्स नहीं लेते हैं। और कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ही ज़रूरी है। 30 साल से 40 साल के बाद अपने एनुअल, और कम से कम 6 महीने नहीं तो 1 साल में एक बार अपने ये सारे टेस्ट कराने चाहिए जी। और हार्ट में एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, ओके, जिसमें कि हार्ट की जो आपकी रेट है, रिदम है, वो बहुत तेज़ हो जाता है। और एएफ भी एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत अहम रिस्क फैक्टर कौन माना से जाता है। कॉमन टेस्ट हैं सर, जैसे आपने कहा कि 1 साल में कराने बहुत ज़रूरी है? हार्ट की अगर हम बात करें, स्ट्रोक से रिलेटेड बात करें, सो वन इज ईसीजी। ईसीजी करा सकते हैं, दैट इज जी। ऑप्शनल। सिंपल पल्स को ही चेक कर लें। ओके, ब्लड प्रेशर, पल्स आपकी रेगुलर है तो बहुत अच्छा है। अगर इर्रेगुलर पल्स आ रही है, कभी तेज़ कभी स्लो, वो एट्रियल फिब्रिलेशन का इंडिकेशन हो सकता है, फिर ईसीजी कराएं। और कम से कम एक ब्लड शुगर्स, HbA1c, फुल कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, ओके, और आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको अपनी चेक करनी चाहिए। सो एको टेस्ट इज द it Echo- is also advisable? एको टेस्ट आई वुड नॉट कॉल इट एज अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। Okay. एको टेस्ट तब करते हैं अगर आपका हार्ट में कोई डिजीज़ पहले ही डिटेक्ट हो। Okay. वो आम तौर पे इन जनरल पॉपुलेशन कुछ मेजर चीज़ डिटेक्ट नहीं करता है, अनलेस आपको सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने बोला हार्ट रेट इरेगुलर है, तो एको पिक कर सकता है वैल्व की जी। प्रॉब्लम्स। बट एको को लोग अवॉइड करते हैं। ये तो सिंपल टेस्ट कहना है, जो ठीक ब्लड है। का आपने सैंपल जी। दिया, ब्लड प्रेशर किया, And what easy- about MRI सर? नो, नॉट एट ऑल। MRI इज़ नॉट नीडेड। Okay. MRI कराने लग गए तो फिर लोग ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आराम से चुप करके बैठी हैं, जिनको हमने टच भी नहीं करना है। सो Of MRI इज़ course. नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। कोई स्कैनिंग रिकमेंडेड नहीं है, सिंपल ब्लड टेस्ट्स। ठीक क्योंकि है। स्क्रीनिंग का मतलब है जो हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ईजिली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर। तो उसमें ये हाई फाई टेस्ट्स, एको हो गया, MRI हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीक़ों से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मरीज़ या कौन सा इंसान इसके रिस्क में है, हैज़ हाई रिस्क फैक्टर्स। और जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको रेगुलर चेकअप के लिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई फाई टेस्ट कराने पड़ेंगे। सर, एक चीज़ है जो हमेशा सुनने में आती है, मैंने भी ऐसा बहुत सुना है, अपने घर पे देखा भी है, कि एस्पिरिन और डिस्पिरिन, ये जो मेडिसिन्स हैं, ये हमेशा एज एन SOS अपने पास रखनी चाहिए, दिस कैन हेल्प। ये This मिथ is है या not फैक्ट? true for
ब्रेन अटैक्स, Okay. क्योंकि ये डेंजरस, ये घातक हो सकता है। ये हार्ट अटैक के लिए ठीक है। Okay. हार्ट अटैक में कहा जाता है चेस्ट पेन अगर हो, यहाँ पर चेस्ट टाइटनेस पेन हो, तो एक एस्पिरिन आप अपने च्यू कर सकते हैं, विच इज़ लाइफ सेविंग, बट नॉट फॉर ब्रेन अटैक। अगर आपको अधरंग के चिन्ह आ रहे हैं, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पहली चीज़ सीटी स्कैन करनी, क्योंकि अगर आप डिस्प्रिन या एस्पिरिन लेते हैं और दिमाग में नस फटी है जिसमें ब्लीडिंग है, तो वो और ज़्यादा होगी। तो इस करके इसी कारण हम ये नहीं एडवाइस करते हैं कि आपको एस्पिरिन अपने पास रखनी चाहिए ब्रेन अटैक के लिए। Okay. हार्ट अटैक के लिए मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो यूज़ भी कर सकते हैं, और सिम्टम्स भी बिल्कुल अलग हैं इसके, तो पहचाना जा सकता है कि हार्ट से आ रहा है कि ब्रेन से आ रहा है, तो वो अवॉइड करना होता है हमने। परफेक्ट सर, वील कंटिन्यू दिस। उससे पहले एक वीडियो बाइट है हमारे पास। Sure. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसमें स्पेशली जैसे आजकल ये किसी भी उम्र के लोगों को हो रहा है, तो ख़ास करके 35 से अगर 60 साल के बीच में लोगों को अगर होता है, चाहे घर में हो या बाहर हो, तो इसको पहले तो ये कैसे पता लगाया जाए कि ये ब्रेन स्ट्रोक ही है? थोड़ा रिपीटेटिव है Exactly. यंगस्टर्स वाला, लेकिन इसमें ये सवाल उन्होंने पूछा है कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, कि कैसे पता लगे कि दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन और दिस इज रिलेटेड टू हार्ट। क्या ये ज़रूरी है पता लगाना? कोई भी चिन्ह आता है हार्ट का या ब्रेन का, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। उसका मे भी बाद में हम एलैबोरेट करेंगे क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं तो उतना ही चांस है कि आपकी रिकवरी कंप्लीट नहीं होगी और दवाई का जो असर है वो भी नहीं होगा। सो इसलिए ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कि अगर हार्ट अटैक जो है वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, स्पेशलाइज्ड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है कि ईसीजी से काम चल जाता है, जबकि एक स्ट्रोक के लिए आपको कम से कम मिनिमम एक सीटी स्कैन की ज़रूरत है। तो आप जहाँ जाएंगे, जिस हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ एक सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है जो 24 घंटे चलता हो, और उस हॉस्पिटल में कैपेबिलिटी हो कि वो स्ट्रोक्स ट्रीट करते हैं, जो कि अब काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द कंट्री सरकारी और प्राइवेट में अवेलेबल है, मुहैया की जाती है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन से हो रहा है कि हार्ट से हो रहा है, और वैसे फास्ट जो है वो ब्रेन से ही होता है, क्योंकि सारा कंट्रोल इन चीज़ों का ब्रेन से है। तो उस कारण ही इजी हो जाता है। अगर आप फास्ट याद रखें तो ये समझ लें कि ये ब्रेन से ही रिलेटेड है, ये ब्रेन अटैक है, ये स्ट्रोक है, और ये लकवा का कारण है। सर, पार्किंसन की भी हम बात करेंगे, इससे पहले ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट और इलाज अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। ट्रीटमेंट जो है, इफ़ वी आर टॉकिंग कि जब स्ट्रोक होता है इमीडिएटली, एक्यूट स्ट्रोक जिसको कहते हैं कि अभी स्ट्रोक हुआ, किसी ने आइडेंटिफाई किया, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और उसी कारण मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिम्टम अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और क्योंकि जो कि मेजर कारण है अधरंग का, जो क्लॉट बन जाता है ब्रेन में, ऐसी दवाइयाँ अब 20 साल या 25 साल से ऊपर है जो ये ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो ये सिंपल दवाई आपकी वेन में डाली जाती है जिससे कि ये क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। बट इसका जो फ़ायदा होता है वो जितनी जल्दी दिया जाए ये मेडिसिन, उतनी ही जल्दी वो क्लॉट डिसॉल्व होता है, क्योंकि हर सेकंड, एवरी मिनट, एवरी सेकंड काउंट्स, आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है। ये माना जाता है कि हर मिनट की देरी से कम 1 मिलियन न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, मतलब कि 10 लाख न्यूरॉन आपके ब्रेन के डैमेज हो रहे हैं हर मिनट में। तो हर मिनट की देरी से आपका ब्रेन डैमेज हो ही जा रहा है, जो कि और आपको पता है कि ब्रेन एक बार डैमेज जब हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता है। सो एक तो ये ट्रीटमेंट है जो कि हम क्लॉट डिसॉल्व करने वाली ट्रीटमेंट है। दूसरी आजकल जो पिछले 10 सालों से स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट हो गई है, जिसको हम थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, या इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, जिससे कि जो क्लॉट्स ब्रेन में हैं उसको एक कैथेटर के द्वारा, स्टेंट के द्वारा क्लॉट को ब्रेन के बाहर खींचा जाता है, जैसे कि आप हार्ट में करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं, वहाँ तो स्टेंटिंग होती है, पर यहाँ हम क्लॉट अब ब्रेन से निकालने का विधि आ चुकी है। और ये बहुत ही आई वुड से एक मेजर चेंज लाई है पिछले 10 सालों में हमारे ब्रेन स्ट्रोक की ट्रीटमेंट्स में, जिससे कि हम
ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल लाइफ ला सक रहे हैं। जैसे आपने अगला सवाल पूछा कि क्या बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं। हर रोज़ हम ऐसे पेशेंट्स काफ़ी सारे देखते हैं जो कि अपनी कंप्लीट नॉर्मल लाइफ पे पहुंच चुके हैं, और वो वही पेशेंट होते हैं या तो जो सही टाइम पे पहुंचे हैं, और अगर हमने उन पे थ्रोम्बेक्टमी यूज़ किया है। थ्रोम्बेक्टमी तभी यूज़ करते हैं अगर ब्रेन की जो मेजर थमनी है, मेजर आर्टरी है, उसमें क्लॉट फंसा है, और फिर हम टाइमली उसको रिमूव कर सकें हैं ताकि ब्रेन का जो डैमेज है वो कम से कम हो। ठीक है। सो ये अब पुरानी बात हो गई है कि स्ट्रोक के बाद अधरंग आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा जी। ट्रीटमेंट अगर आपको ये सही तरीके से मिला है, पहले कुछ घंटों में आप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कुछ हो सकता है कुछ दिनों में, ऐसे देखे गए हैं हमारे केस जिनका क्लॉट निकाला है और हफ्ते के अंदर वॉकिंग गए हैं हॉस्पिटल से, बट 2 से 3 महीने में काफ़ी हद तक हो जाते हैं नॉर्मल। और फिजियोथेरेपी जो कि हम कहते हैं कि हर मरीज़ को जिसको भी विकलांगपना आता है करनी चाहिए, उनका फिजियोथेरेपी का यूज़ करना चाहिए। वो कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी से डेफिनेट मेजर इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन आजकल बहुत एडवांस हो गई है जी। हमारे पास काफ़ी कुछ अब अवेलेबल है जिससे कि वीक लिम्स या जो पैरालाइज लिम्स हैं उनमें ताकत आ जाती है, और विद इन हमने बहुत कॉमनली देखते हैं कि 6 महीने साल के अंदर मेजॉरिटी पेशेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़। यस, दैट्स अ गुड न्यूज़। सर, पार्किंसन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक वीडियो बाइट है हमारे पास एक व्यूअर की जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिम्टम कैसे पता लगे कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ या नहीं हुआ, किस लक्षण से हम उनको पहचान पाएँ, और दूसरा ये कि अगर हम पहचान गए तो हमें इमीडिएटली फर्स्ट एड क्या करना है और किस हॉस्पिटल में किसके पास लेके जाना है। ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी काफ़ी प्रचलित हो रही है, इसका मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसका मेन कारण क्या हो सकता है, और हमें इसके स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन वगैरह या न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह पास जाना चाहिए या किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज हो सकता है। सर, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो रेपिटेटिव हैं। कारण और सिम्टम्स की बात हुई है। एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्वेरी है कि क्या न्यूरोसर्जन के पास जाना ज़रूरी है या जनरल डॉक्टर के पास जा सकते हैं? सो दैट, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया कि ये बहुत ही ज़रूरी जनरल क्वेरी है और इट्स वेरी रेलेवेंट, इट्स वेरी रेलेवेंट टू स्ट्रोक। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि जब स्ट्रोक के सिम्टम पहचाने जाते हैं, जब आपको पता लगता है कि स्ट्रोक है, तो आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर कि स्ट्रोक का इलाज हो रहा है। अब वो कैसे पहचानेंगे जी? सो आइडियली तो बड़ी सिटीज़ में तो जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं सब में न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, राइट। तो और वो न्यूरोलॉजिस्ट यूजुअली आजकल स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है हर हॉस्पिटल में, मेजर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और कहने को तो इवन मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। सो जो सरकारी हॉस्पिटल हैं आजकल, खास करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सो हर स्टेट, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टेट के अंडर आते हैं, तो काफ़ी सारे स्टेट्स में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पंजाब में अवेलेबल है, हिमाचल में अवेलेबल है, हरियाणा में अवेलेबल है, और विभिन्न स्टेट्स में अवेलेबल है इसकी ट्रीटमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पर क्या मॉडल यूज़ हो रहा है, आमतौर पे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती है और वो उसको यूज़ कर पा रहे हैं, उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। बट जैसे इन्होंने पूछा कि जनरल डॉक्टर्स के पास जाना है, तो वो मेरा ख्याल अगर कोई जनरल फिजिशियन जैसे है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है या कोई फिजिशियन है, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पर जाकर इनको कोई फ़ायदा होगा, और वो टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज वो उन्होंने फालतू के टेस्ट करेंगे, फालतू की ट्रीटमेंट देंगे। सो न्यूरोसर्जन भी डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आता है, बट यूजुअली वो कॉम्प्लिकेटेड केस में हम न्यूरोसर्जरी को इन्वॉल्व करते हैं, अनलेस आजकल जैसे मैंने बताया कि इंटरवेंशन और थ्रोम्बेक्टमी है, जिसमें कि कैथेटर डाल के क्लॉट रिट्रीव किया जाता है, निकाला जाता है। कई सर्जन्स वो ट्रीटमेंट करने लग गए हैं आजकल। वो न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, न्यूरोसर्जन भी करते हैं, और रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। तो वो पर एडवांस्ड है, वो यूजुअली टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स में पाया जाता है। बट एट द बेसिक फाउंडेशन या बैकग्राउंड सिंपल एक न्यूरोलॉजिस्ट, और जहाँ पर एक सीटी स्कैन हो उस हॉस्पिटल में,
वो बेस्ट पर्सन होगा जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो दर्शकों, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको सिम्टम्स एनालाइज करके कोशिश कीजिए कि न्यूरोसर्जन के पास जाएं या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पर एटलीस्ट ये फैसिलिटीज़ सिटी स्कैन अवेलेबल हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224। इस पर कॉल और मैसेज करके आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। सर, पार्किंसन के बारे में बात करते हैं। ये पार्किंसन क्या है? सो पार्किंसंस डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो, इसका नाम तो जेम्स पार्किंसंस की वजह से है, जिस व्यक्ति ने इसको डिस्क्राइब किया था इंग्लैंड से, समवेयर इन अर्ली 1900s आई थिंक। और इसका जो मुख्य सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण हैं, वो एक ट्रेमर होता है, जैसे कंपन आना हाथ में, एक साइड का भारापन महसूस करना और धीमापन, स्लोनेस, जिसको ब्रैडीकाइनेसिया कहते हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। और जो कारण होता है, ब्रेन में एक एरिया होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि बैक ऑफ द ब्रेन में होता है, पिछली साइड की ब्रेन की साइड पे, जहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, जो एरिया होता है जहाँ से डोपामीन पैदा होता है। वो सेल श्रिंक करने लग जाते हैं। सो ये एक कंडीशन न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशन में माना जाता है कि जहाँ आपके ब्रेन सेल्स श्रिंक कर रहे हैं और उसकी वजह से ब्रेन में डोपामीन की कमी आ रही है। क्योंकि वही डोपामीन आपको कुछ एरियाज़ में जाके आपके बॉडी को एक स्मूथनेस देता है, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। सो वो एक्टिविटी स्लो होने लग जाती है। और इसमें भी इंटरेस्टिंगली हाफ बॉडी से शुरू होता है। ये लोगों का कई बार पता नहीं लगता और इनफैक्ट काफ़ी लोग उसको स्ट्रोक मानने लग जाते हैं, क्योंकि पार्किंसंस आम तौर पे जो खासकर की एज रिलेटेड या 60 से बाद आती है, वो एक साइड या हेमी पार्किंसंस ही होती है। सो एक पोर्शन आपका बॉडी का भारा फील करने लग जाते हैं लोग, वो उनको लगता है जैसे शरीर लक्कड़ जैसा हो गया है, भारी हो गया है, और कंपन शुरू हो जाती है। या इम्बैलेंस भी है बॉडी में? इम्बैलेंस अर्ली नहीं होता। आमतौर पे वो एक फास्ट, एक तो भारापन आया था और कई बार बीच बीच में तेज़ चलने लग जाते हैं, उसकी वजह से गिरने का डर होता है। सो वो जो फॉल्स होती हैं वो इतनी कॉमन नहीं है, वो कई स्पेशल पार्किंसंस में होती है। आमतौर पे वो बैलेंस उनका शुरुआत में नहीं बिगड़ता, वो लेट जाकर बिगड़ता है। तो शुरू में मेनली इनका एक साइड की एक साइड का भारापन और आवाज़ में बदलाव आता है, उनके भाव में बदलाव आया था। अगर उनकी फेस देखें तो उसमें एक एक्सप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक्सप्रेशन लेस फेसेस हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मास्क लाइक फेस हो जाता है। और आवाज़ भी होती है बिल्कुल, उसमें भी भाव ख़त्म हो जाता है, मोनोटनस वॉइस हो जाती है। तो वो इमीडिएटली डॉक्टर जिसको देख रहा है वो तो पहचान जाएगा, पर क्योंकि घर के जो उनके सदस्य हैं वो रोज़ उनको देख रहे हैं, रोज़ बात कर रहे हैं, वो कई बार नहीं पहचान पाते हैं। बट जो इंसान जो कई बार कोई रिलेटिव देर बाद आए, उसको ये लगे कि इनका आवाज़ बदलाव है, फेस के एक्सप्रेशन में बदलाव है और साथ में ट्रेमर है, तो वो पार्किंसंस हो सकता है। बहुत से क्वेश्चंस हैं सर पार्किंसन से रिलेटेड। उससे पहले हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉल के थ्रू। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गौरव है, मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ मैम। फतेहाबाद से। गौरव जी, आप हेल्थ शो रेगुलरली फॉलो करते हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी। आज के टॉपिक की जानकारी है? हाँ जी मैम, ब्रेन स्ट्रोक्स के बारे में है आज का टॉपिक। जी। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर धीरज खुराना जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। आपका सवाल सुन सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी को अर्ली सिम्टम्स कैसे पता चलेगा ब्रेन स्ट्रोक्स के? ठीक है, वही सिमिलर जो है, तो आपको जो सबसे ज़रूरी इसमें याद रखना है, एक वर्ड याद रखें। इंग्लिश में हम फास्ट कहते हैं। हाँ जी। एफ का मतलब है फेस, मतलब कि अगर मुंह पर कोई टेढ़ापन आ रहा है। ए का मतलब आर्म्स, मतलब कि अगर बाजू में कमज़ोरी आ रही है। एस का मतलब स्पीच, अगर आवाज़ में बदलाव आ रहा है। तो टी से याद रखना है टाइम। अगर ऐसे कोई भी इनमें से एक भी लक्षण हो, ये नहीं कि तीनों होने चाहिए, इनमें से एक भी लक्षण आपको किसी में दिखे तो ये ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन आघात का एक चिन्ह हो सकता है, उसका एक सिम्टम हो सकता है। और इमीडिएटली टाइम नहीं वेस्ट करना और हॉस्पिटल लेके जाना है। इसका हिंदी में जो रूपांतर है वो बचाव कहते हैं,
ब मतलब बाजू, बाजू में कमज़ोरी, च का चेहरा, चेहरे पे टेढ़ापन, अ का आवाज़, अगर आवाज़ बदलाव आ रहा है तो वक्त। आपने वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना और साथ के साथ इमीडिएटली एक नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर जाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना कोई डॉक्टर के पास या देसी इलाज नहीं कराना। और सबसे ज़रूरी ये भी है, कई जगह ये बहुत प्रचलित है, लोग अफ़ीम देते हैं, वो भी नहीं देनी है आपने। सो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत ही विस्तार जानकारी मिलेगी सिम्टम्स कारण से रिलेटेड, जो कि अनकॉमन सिम्टम्स भी हैं, उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले एक और वीडियो बाइट देख लेते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होता है, अगर इसके बचाव के लिए हमें डॉक्टर साहब क्या उपाय करना चाहिए और कैसे हमें उससे बचना चाहिए, और जो व्यक्ति को एकदम से आ जाता है उसको उसके लिए क्या उपाय है, वो क्या कर सकता है और क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। थैंक्स टू आवर व्यूअर, शायद हमने ये जो प्रिवेंशन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की। जी सर। एग्जैक्टली, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो कहते हैं, क्योंकि Absolutely. अगर जो चीज़ को आप बचा सकते हो वो ना, अगर वो हो ही ना, तो वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। सो स्ट्रोक के लिए तो ये बहुत ही रेलेवेंट है। स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कि प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में एक जो हमने पहले बात की कि कैसे आप अपने रिस्क फैक्टर्स पे मॉनिटर करें, उनको कंट्रोल करें, तो सबसे ज़रूरी तो अपना रिस्क फैक्टर को आप जानें। तो जिसको पता है कि मेरे रिस्क फैक्टर क्या हैं, उस पर ज़रूर उनका प्रॉपर इलाज और प्रॉपर समाधान किया जाए, तो उससे एक तो प्रिवेंशन रहती है। हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये तो हो गया जिनको रिस्क फैक्टर हैं। अब जो बिल्कुल ही हेल्दी है, जैसे यंग चाइल्ड है, यंग बच्चा है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रॉपर डाइट, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो भी आप खाएंगे वही आपके अंदर वही चीज़ बनेगी। तो आजकल जो सबसे मुख्य कारण हमने देखा गया है जिससे कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये बढ़ रही हैं, क्योंकि ये आजकल का फास्ट फूड कल्चर है। और ये फास्ट फूड कल्चर एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, अनहेल्दी डाइट है, और ये प्रमोट करता है ये सारे रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा जो बाकी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज रोज़ करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स की फास्ट वॉक। अगर जिसको जिम जाने का शौक़ है तो जिमनेजियम ज़रूर जाएं, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें कम से कम 3 टाइम्स अ वीक। अगर कोई भी एक्सरसाइज बहुत इसमें फ़ायदेमंद है, वो कोई भी बीमारी को आपको दूर रखेगी। इनफैक्ट अब सारी बीमारियों का नाम तो नहीं लूँगा, पर ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और उसके अलावा सबसे जो मुख्य कारण एक और होता है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, हमारी हैबिट्स। अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज के अलावा आपकी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इनका सेवन जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर लेते हैं तो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटीज़ में करना चाहिए, और ख़ासकर स्मोकिंग तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मनाही है, इस कह सकते हैं। अगर आप बचना ही चाहते हो तो इससे तो दूर ही रहना चाहिए। स्मोकिंग इज़ वर्स्ट। सर, लास्ट कॉलर ऑफ द डे। श्योर। हेलो 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 जी। जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम राजेश है, मैं जींद हरियाणा से बात कर रहा हूँ। राजेश जी, आपका सवाल सुन सकते हैं हमारे एक्सपर्ट, बताइए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी राजेश जी, बताइए। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना कई बार बहुत ही मतलब डिप्रेशन होता है बहुत ज्यादा ना, यदि मैं छोटी सी बात भी सोचने लग जाता हूँ तो मुझे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है नसों में। तो क्या मुझे कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ज्यादा सोचने से, डिप्रेशन से मुझे स्ट्रोक की कोई बीमारी बन सकती है? देखो, डिप्रेशन और सोच से एक मुख्य कारण तो नहीं है जी, पर अगर आपको और भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये उस कारण में ऐड कर हो जाता है, उसको कंट्रीब्यूट जरूर कर सकता है। क्योंकि स्ट्रेस एक देखा गया है कि स्ट्रेस को भी आजकल माना जाता है एक रिस्क फैक्टर, बट मेजर नहीं है। इससे ज़रूर एक कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अकेला ये मुश्किल है कहना कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, अनलेस स्ट्रेस से कई बार बीपी बढ़ जाता है, तो वो एक कारण ज़रूर हो सकता है। तो इसका समाधान है, आपको एक
साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या अपने फिजिशियन या डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसी दवाइयाँ हैं। और सबसे ज़रूरी मैं फिर एम्फसाइज़ करूँगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप एक्सरसाइज करते रहें तो इसका नेचुरल समाधान, कुदरती तौर पे आपका इसका समाधान हो जाएगा। सर राजेश जी, हेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहिए और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिरी सवाल, पार्किंसन को अगर हम ब्रीफ में नटशेल में उसके इलाज की बात करना चाहें और इसके साथ ही आयुष्मान भारत के अंडर क्या ये दोनों बीमारियां, गंभीर बीमारियां कवर होती हैं? हाँ बिल्कुल कवर होती हैं जी, बिकॉज पार्किंसंस का वैसे तो आउट पेशेंट है, इसका मेनली जो ट्रीटमेंट है वो ओपीडी का ही है ट्रीटमेंट। तो आयुष्मान में जिनको दवाइयाँ मिलती हैं वो सिंपल दवाइयाँ हैं, लीवोसिंडोपा देते हैं जैसे इसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये सारे, इवन स्ट्रोक का इलाज आयुष्मान में है, ऑल्दो अभी हमने उसको एक्सटेंड करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर जी से भी बात की है कि कई चीज़ें उसमें कवर्ड नहीं हैं, जैसे कि थ्रोम्बेक्टमी, और हमारा रिक्वेस्ट उनसे था कि इसको उसका कवर इसमें लाया जाए जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का है। बट बेसिक जो इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस है, जो मैंने कहा कि जो ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन है वो आयुष्मान में मिलती हैं और उसके कारण हम बहुत लोगों को इसका इलाज दे पा रहे हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे। जो पार्किंसंस का है, जो एक इलाज होता है सर्जिकल इलाज, जिसको हम DBS कहते हैं, तो वो भी आजकल बड़ा कॉमनली किया जाता है। ब्रेन स्टिमुलेशन, हाँ, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। और वो ऐसे पेशेंट्स में दिया जाता है जिनमें कि दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं, जैसे कि एक्सेसिव मूवमेंट्स आने लग जाती हैं जो दवाइयों से हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो उसके लिए DBS बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आजकल ना केवल DBS, जिसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वो पेसमेकर की तरह होता है। एक इलेक्ट्रोड ब्रेन में डाला जाता है जो कि उसको एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक एरियाज़ को। लेटेस्ट जो अब ट्रीटमेंट इंडिया में भी कुछ सेंटर्स में आ गई है, इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली, जिसको MR गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एब्लेशन कहते हैं, जो अल्ट्रासाउंड यूज़ करके ब्रेन के कुछ हिस्सों को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, खासकर कि ट्रेमर में जो कंपन है बॉडी की पार्किंसंस की वजह से। सो ये सब न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ जो जैसे आपको बताया ये सब सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। और यूजुअली तब हम यूज़ करते हैं जब मेडिसिन्स का असर कम हो जाता है। सो पार्किंसन इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग? इट इज़ नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, बट डेफिनेटली विद टाइम, जैसे कि टाइम बढ़ता रहता है, दवाई का असर कम होता रहता है, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। सो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, बट ओवर द लॉन्ग रन, जैसे अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहें और दवाई का असर कम होता रहे, फिर उसके कारण जानलेवा हो सकती हैं कई कॉम्प्लिकेशंस इनडायरेक्टली, जैसे एस्पिरेट, किसी ने खाना उसके फेफड़ों में चला गया, क्योंकि खाना भी चबाना मुश्किल हो जाता है, खाना स्वॉलो करना मुश्किल हो जाता है। वो एडवांस स्टेजेस होती हैं, बट नॉट ऐसे नहीं कि जैसे पार्किंसंस हुआ आपको कुछ इमीडिएट लाइफ को थ्रेट होता है। ट्रीटमेंट सो इट इज ट्रीटेबल आल्सो? यस, ट्रीटेबल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें इतनी गंभीर बीमारियों की विस्तार जानकारी दी। वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस, थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224, जिस पे कॉल करके, वीडियो मैसेज करके आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, DD पंजाबी, DD हरियाणा, DD चंडीगढ़, और इसके साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म वेब पर देख सकते हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म DD चंडीगढ़, DD पंजाबी, DD हरियाणा। और यदि आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें लिख भी सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन हेल्थ शो। धन्यवाद।